Yes, we are live here. So welcome back our channel प्रांजल सेंगर। और आज मैं आपके साथ हूँ प्रांजल सेंगर। मेरा नाम ही प्रांजल सेंगर, गॉट इट। और मैंने अपने नाम से ही चैनल बनाया ऑफिशियली, जिससे ज़्यादा लोग जुड़ सकें। थोड़ा गला वैसा है। और मैं अभी तक हमने जैसे फिजिक्स में, आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर है, तो अभी तक हमने फिजिक्स का काफ़ी कुछ कर चुके हैं, है ना। एनएलएम वगैरह कर लिया, फ्रिक्शन कर लिया, फोर्स कर लिया, है ना, और सर्कुलर मोशन भी कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। तो नया चैप्टर है, स्टार्टिंग का ही है, और ये वन शॉट रिवीजन है, तो हम जल्दी ही कराएंगे। क्वेश्चन अगर ठीक लगेगा तो मैं करा दूंगा, नहीं तो वन शॉट मतलब समझ सकते हो आप, पूरा कंटेंट थोड़े समय में ख़त्म करना मेरे को। तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी सारी अपकमिंग वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो और आप उनको तुरंत से तुरंत देख सकें, है ना। आज थोड़े गले में प्रॉब्लम है, तो आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही होगी। एक्चुअली सो नहीं पाया ना, और अभी टाइम हो रहा है हमारा दिन के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। चैप्टर हमारा है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क अपन को पता है, वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है, अरे भैया पता होगा ना। अरे भैया वर्क क्या होता है, व्हेन वी पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, देन अगर मतलब वो अगर डिस्प्लेस हो रहा है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल किया, तो अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से, तो वो वर्क है। अगर वो नहीं भी हो रहा तो भी वर्क है। हमने भैया वर्क किया, हमारी एनर्जी तो लॉस होगी, हमारी एनर्जी तो लॉस होगी, तो हमने तो वर्क किया है। अब वो वेट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो हमसे ज़्यादा भारी हो जाए तो वो नहीं खिसकेगा ऑब्वियसली। अगर मैं इस बोर्ड को धक्का मारूं, मैं मार के रह जाऊं, लेकिन ये हटेगा नहीं यहाँ से। अरे भैया क्यों हटेगा, इसके पीछे दीवार खड़ी है, और वो भी जॉइंट और है ऊपर से। अगर अलग दीवार हो तो मैं तो तख्ती से मार के गिरा भी सकता हूँ, चलिए, है ना। लेकिन वो जॉइंट है, तो मैं इस पर बहुत सारा कितना भी फोर्स लगा दूं, इससे जब लिमिटिंग मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये अपने आप गिर जाएगी दीवार, लेकिन तब तक हिलेगी भी नहीं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भैया 4 रोटी खा के आए और बस 1 घंटे से उसको धकेल रहे इसको, लेकिन ये नहीं हट रहा। हम तो ढीले पड़ गए, बैठ गए। अब कोई आए तो कह दे क्या कर रहे तब से बैठे थे, तो हम तो कह दे, हम तो उससे कहेंगे भैया हम इसको धकेल रहे थे 1 घंटे से, तो हमारी तो एनर्जी खत्म होगी भैया, अब तुम धकेल लो आके, है ना। अगर वो कहेगा तो वो क्या कहेगा, अरे हम कैसे मान ली, तुमने कहाँ धकेला, वो तो अपनी जगह पे ही है, तुम तो मक्कारी दे रहे हो, नौटंकी कर रहे हो। तो भैया हम उससे क्या कहेंगे, अरे भैया हमने तो वर्क किया है, हमारी तो एनर्जी खत्म हो गई, अब कोशिश भाई बची है, आप कर लो, आप ही धक्का मार लो इसमें, देखते हैं कौन, मैंने मेहनत की है, नहीं आप कर लो, मैंने तो नहीं की, चलो आप कर लो। तो वो भी लगा रहेगा लेकिन नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि वर्क में एनर्जी तो खर्च होगी। वर्क भले ही डिस्प्लेस हो या ना हो, वर्क आए चाहे ना आए, है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इसका क्या मतलब है, पुश और पुल अ बॉडी यही वर्क है, किसी बॉडी को धक्का मारे या खींचे उसको, है ना। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का मतलब आप समझ सकते होंगे कि मतलब हम एक उसको बिल्कुल फिक्स फोर्स दे के रहे कि इसको जितनी जरूरत है हम उसको उतना ही फोर्स दें, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको पता होगा भाई। जब ये हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इनटू, फोर्स क्यों लगाएंगे, ताकि वो डिस्प्लेस हो, चाहे आगे चाहे पीछे, तो एफ डॉट डी एस, है ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। आई मीन एस यहाँ पे तो पूरा नहीं होगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट है तो एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, है ना। ये डी मतलब डिस्टेंस ही है जनरली, और कुछ नहीं, है ना। एफ एस कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ, इसकी जैसे कुछ ये प्रॉपर्टी है सारी, कि वर्क डन जीरो हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चाहे ना हो, लेकिन वर्क डन तो होगा, वर्क डन कभी जीरो नहीं होगा।
आप करो, अगर उस पर मतलब आप एनर्जी लॉस करोगे तो आपको वर्क डन मिलेगा उस पर, है ना। मान लो परपेंडिकुलर है, मैं ऐसे हाथ पैर चला लूँ, इस पे घूसा मार दूँ, उसको धक्का मार दूँ, लेकिन वर्क डन तो हमारा मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, वर्क डन तो हमारा कंटिन्यू चलेगा, राइट। और स्ट्रिंग की बात कर लें, जैसे हम खूब खींचते हैं, ये इस तरह से हम बहुत खींचते हैं सारा, लेकिन जब उसको छोड़ेंगे तो वो तो अपनी मीन पोजीशन ऑब्जर्व कर लेगी ना। तो भैया जब तो तीसरा कोई आएगा वो तो कहेगा ये तो मक्कार है, ये तो बस झूठ बोल रहा है कि मैंने वर्क किया वर्क किया। अरे क्या वर्क किया, हम पसीने से तर हो जाए लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। ये वर्क ऐसी चीज है ना। आगे देखते हैं, इसके कई एग्जाम्पल है। ये वर्क की यूनिट क्या होती है, थोड़ा ज्यादा दूर लिख देते यार, थोड़ा वही लिखने का। यूनिट वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एफ डी लिख दिया, एफ डी, है ना। यूनिट को डिफाइन करना है तो चलिए डिफाइन भी कर देते हैं। एक अर्ज, अर्ज क्या है, वर्क की यूनिटी होती है। एक अर्ज में एक डाइन होती है, डाइन भी एक यूनिट है। ऐसे कन्वर्जन होता है भैया, वैसे जैसे वॉट है, वॉट पावर की है, पावर को फिर जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको एनर्जी की फॉर्म में। तो ऐसे वन अर्ज ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स ऑफ वन डाइन डिस्प्लेस, है ना। यानी कि वन अर्ज रिक्वायर टू डिस्प्लेस अ बॉडी 1 cm। 1 सेंटीमीटर को डिस्प्लेस करने के लिए हमें जो फोर्स या वो जो लगाएंगे वो एक अर्ज होगा, है ना। और फिर इसको बनाएंगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होती है, ये मैंने लिख ही चुका अभी, है ना। तो फोर्स का क्या होता है, मतलब इसकी ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। न्यूटन पर, भाई ये न्यूटन हो गया, ये मीटर हो गया, है ना। ये इसके हो गया ना। इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो फोर्स का तो आपको पता ही है, एम एल टू टी माइनस टू, एक डी और जुड़ जाएगी, डिस्टेंस यानी एम, है, डिस्टेंस यानी कि एल, एम एल, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और एक ये डिस्टेंस का ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ओके, यस। अगर कई सारे फोर्स हो, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्स, तो वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्स का मतलब है उसका एफ नेट ले लेंगे, ये सिग्मा एफ नेट, है ना। एफ वन मतलब सिग्मा डब्ल्यू यहाँ पे तो होगा, सॉरी, ये एफ डॉट डी वन प्लस एफ टू डॉट डी टू, ऐसे करके आगे तक ले लेंगे इसको, है ना, ऐड कर देंगे, बस ये खत्म है यहाँ पे, है ना। अब समझ में रहेगा, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या क्या यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मैंने वर्क पढ़ा दिया आपको, उसकी एसआई यूनिट पढ़ा दी। अब अगर कई सारे वर्क इकट्ठे हो रहे हो, इधर से भी लगे उधर से भी लगे, यानी कि वेरिएबल फोर्स हो, मतलब सॉरी मल्टीपल फोर्स हो, तो फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, सम, उसका सबका सम ले लेते हैं, है ना, किसमें कितना डिस्प्लेस हो रहा वो। और चलिए अगला पढ़ते हैं। अगर वेरिएबल फोर्स हो तो, वेरिएबल फोर्स ये तो हो गए मल्टीपल फोर्स, फोर मल्टीपल फोर्स, ये हो जाएगा फोर वेरिएबल फोर्स, हाँ। वेरिएबल फोर्स यानी कि एक्स वाई टर्म के, एक्स बाई या जेड के टर्म में, है ना।
यानी कि हमें ये इतना इधर चल रहा है, इतना ऊपर चलेगा, इतना जेड की डायरेक्शन में, तो नेट कितना निकालना है, इस हिसाब से ये कर देगा तुरंत, है ना। तो इस फोर्स को करने के लिए भी जैसे एक प्रतिक्रिया दी जाती है कि हमको सॉल्व कैसे करना है। तो भैया हम लोग, हाँ, मतलब हमने पढ़ा है बहुत ही, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ लिया कि जब हमको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड केस में दी जाए जनरली ऐसे में, तो हमें एक ही चीज़ आती है बस, हम भैया उसी चीज़ के लिए बने हैं कि हम उसको फटाक से छोटा 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 लेके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बस हमारा भैया सबका आंसर निकल आएगा यहाँ से, सब कुछ आंसर निकल आता है। हमको एरिया लेना हो किसी का, किसी की लंबाई लेनी हो जिसकी हमें पता ही ना हो कहाँ तक जा रही, तो उसका हम इंटीग्रेशन करके उसकी एक्यूरेट कह सकते हैं, मतलब एक्यूरेटली निकलती है वैल्यू, जस्ट 19-20 का फर्क होता है, 19 से 19.5 और 19 का, है ना। तो इस हिसाब से इसको इंटीग्रेशन के टर्म में सॉल्व कर लेंगे, है ना। मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसके भी, बिकॉज इट इज वन शॉट रिवीजन सीरीज, सो थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, है ना। इसका मैं ये जरूर बता देता हूँ वेरिएबल फोर्स का, जैसे इस तरह से मैंने जो बताया है, dw इक्वल टू एफ डॉट डी एस, जो मैंने उधर लिखा था। अब उसका इंटीग्रेशन करेंगे, बस सॉल्व करिए आप लोग, है ना। इतना ही मैं बता सकता हूँ, बाकी आप लोग को सॉल्व खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट तुरंत ही एग्जाम डेट दे देगी, फिर आप थ्योरी लगाते रहना बैठ के। अब तो बोर्ड एग्जाम होने नहीं है, तो थ्योरी का भी इतना काम भी नहीं है आपको, आप थ्योरी बाद में भी पढ़ सकते हो। हालांकि थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए, लेकिन 2 साल से आप लोग क्या कर रहे हो, ये थ्योरी तो आपको पढ़नी चाहिए, ये वन शॉट रिवीजन, वन शॉट, अगर मैं वन शॉट में थ्योरी बताऊंगा, अभी मैं बर्क एनर्जी थ्योरम लेके बैठ जाऊँ मान लीजिए, तो मेरा तो वन शॉट उसी में हो जाएगा, केवल एक ही लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर लूंगा मैं, वो भी पूरा बर्क एनर्जी थ्योरम में चला जाएगा, है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं, आप थ्योरी मत कीजिए, लेकिन थ्योरी कीजिए, थ्योरी तो करनी पड़ेगी आपको, चाहे अभी आप करो चाहे पहले कर लेते, लेकिन ये वन शॉट रिवीजन सीरीज है, तो मुझे पूरा कंटेंट कवर करना है उसमें थोड़े से टाइम में। तो मैं आपको मतलब ये उसके लिए, मतलब कहने का ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये कि उसके लिए ज़्यादा अच्छा है जिसने इस टॉपिक को थोड़ा सा पहले पढ़ रखा है, तो उसको फटाफट समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या करना, क्योंकि मैं जनरली इसमें फार्मूला बताऊंगा आपको, उसको यूज़ कैसे करना है ये सब बताऊंगा, है ना। आगे पढ़ते हैं, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर। अब एरिया तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, एरिया नेगेटिव नहीं होता यार, फोर्स नेगेटिव हो सकता है, पीछे कितना लगा है, आगे कितना लगा है, लाइक ये मान लीजिए, है ना, ये जितना है ये पॉजिटिव हो गया, अब ये पॉजिटिव ही है, तो मतलब कैसे एरिया निकाला, ये मान लीजिए ये नेगेटिव हो गया आपका, दोनों भी हो सकते हैं, है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, बस इस हिसाब से। इसका भी आपने एरिया अंडर कर्व 11th क्लास में, आई एम सॉरी 12th क्लास में एरिया अंडर कर्व चैप्टर पढ़ा होगा, तो आप फटाक से इस टाइप के क्वेश्चन तो बस सेकंडों में आप क्रैक कर सकते हो, है ना। और ये मजा होता है आईआईटी का, बंदे में इतना दम होता है कि वो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, वो जस्ट ज्यादा से ज्यादा, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा तो 1 मिनट लगेगा उसको ये गैस करने में कि मुझे ये सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व इट, बस। जैसे मुझे ये देखा और उसको एरिया निकालना है इसका, अरे भैया इंटीग्रेशन करो कहाँ से, 0 से 4 0 से 5 जहां तक दिया गया, बस फटाफट इंटीग्रेशन कर डालो, यस फटाफट हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है शायद इंटरनल वर्क। अब इंटरनल वर्क बच्चे बच्चे तो कहीं खाली मुख खोल होंगे, अरे भैया इंटरनल वर्क क्या होता है, ये इंटरनल वर्क करेंगे, जो मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था वो इंटरनल वर्क का ही फॉर्मूला, वो इंटरनल वर्क का ही था, मतलब उसका मतलब इंटरनल वर्क ही था, क्या वाला, अरे भैया कौन सा बताया था आपने सर, अरे मैंने बताया था ना, मैं इसको बोर्ड को धक्का मार के अंदर धकेल दूंगा, वो इंटरनल वर्क ही है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैंने इसमें फोर्स लगाया, यस आई अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट, मान लीजिए 100 न्यूटन का, यस आई अप्लाइड 100 न्यूटन फोर्स ऑन दैट बोर्ड, बट द बोर्ड does not displace from their main position, it means that
the energy is continue losing. The energy is continue loss, but work done here. Also we can say that work done is not zero here. इंटरनल वर्क डन हो रहा है इसमें, मतलब मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, मेरी एनर्जी इसमें खर्च हो रही है ना, मेरी एनर्जी इसमें खर्च हो रही है, तो ये इंटरनल फॉर्म होता है ना, ये होता है इंटरनल वर्क डन व्हेन बॉडी डज ठीक है, कोई अप्लाई फोर्स अप्लाई करे लेकिन बॉडी डिस्प्लेस ना अपनी मेन पोजीशन से, वो इंटरनल वर्क की कैटेगरी में आता है ना। भाई ये दीवार मान लीजिए, है ना, ये बंदा खड़ा है, ये धक्का मार रहा है इसको, अब ये धकेल देगा इसको, अरे कभी नहीं धकेल सकता भैया इसका, इस पे ये वर्क लगाएगा तो इधर ये नॉर्मल लगेगा, ऊपर से नॉर्मल लग ही रहा है इस पे धरती से, इधर एमजी लगेगा, सब कंपोनेंट इसके बराबर हो जाएंगे ऐसे, तो ये मतलब जीरो आ जाएगा ऐसे तो। नॉर्मल जीरो होगा ना भैया, समझने की कोशिश कीजिए। आगे पढ़ते, कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसको इरेज करता हूँ मैं, उससे पहले मैं थोड़ा कैमरा देख लूँ अपना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे वाह कैमरा टेढ़ा हो गया, गुड। नाउ क्लियर, थोड़ा ज़्यादा हो गया, यस। हाँ ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ लेते, एक सेकंड रुकना भैया, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भाई, नाम से पता चल रहा है कि फोर्स कंजर्व रहना चाहिए, है ना, नाम से हमको पता चल रहा है कि फोर्स कंजर्व रहना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो बॉडी होती है डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन नेचर, है ना, नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ये कई प्रकार के होते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, मतलब जितने भी नेचर में बड़े बड़े फोर्स है वो जस्ट कंजर्वेटिव ही होंगे, नहीं तो उनके बीच अगर रास्ता तय करेंगे, मतलब इस ग्रह से उस ग्रह तक सड़क डालनी पड़ेगी मुझे, है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ये हमारा सीधा सा एग्जांपल, डिफाइन तो वही होगी, उल्टा कर दो भैया, उसका कन्वर्ट क्या हुआ कि मतलब इनिशियल फाइनल पे डिपेंड तो करेंगे लेकिन नेचर ऑफ पाथ पे भी डिपेंड करेंगे, है ना, ऑल्सो डिपेंड ऑन पाथ, है ना, पाथ पे भी डिपेंड करेंगे इसमें। ऐसे पाथ पे डिपेंड करेंगे तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स,
है ना, फ्रिक्शन, है ना, ये भी तो एक फ्रिक्शन में स्प्रिंग फोर्स में भैया ये है स्प्रिंग। तो ये ब्लॉक अगर लगा भी देंगे तो ये कहाँ जाएगा, मतलब इधर से हमने ये ऐसे खींचा तो इसी रास्ते आएगी, ऐसा तो नहीं ऊपर चली जाएगी, नहीं 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 ऊपर तो जा ही नहीं सकती भैया, जब नीचे से खींचेंगे तो ऊपर जाएगी, यानी कि ये अपने एक पाथ पे इधर से इधर मूव करती है ना। चलिए यहाँ पे वर्क तो खत्म हो गया अपना, वर्क खत्म हो गया। तो मैं इंक पिला दूं थोड़ा मार्कर, है ना, और थोड़ा मैं पानी पी लूं। अगला हम शुरू करेंगे एनर्जी। एनर्जी आपको पता ही है दो तरीके की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। थोड़ा मैं पानी पी लूं फिर मैं अपना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करूंगा। है ना, ये रेस करते आपने नोट कर लिया होगा। ये है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है भैया, अरे भैया मैंने अभी शुरू में स्टार्टिंग में सब कुछ बताया कि वर्क जब अपन करते हैं तो वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, बॉडी इज कैपेबल टू वर्क देन एनर्जी, है ना। अगर बॉडी कोई वर्क करने के लिए एबल है, कैपेबल है, तो वो एनर्जी रिलीज या इंक्रीज मतलब अपनी कम करेगी, मतलब कुल मिला के वो एनर्जी पजेस करेगी। ओके, यस, टू टाइप्स होती है, टू टाइप्स, काइनेटिक ये क्या होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वेलोसिटी v से दौड़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, है ना, यही तो होगा। हाँ? इसका डेफिनेशन भी लिख सकते अपन, इट पजेस एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, मोशन के तहत ये एनर्जी पजेस करेगी जैसा मोशन होगा, है ना। तो जनरली जैसे अपन ऊपर से, ये एग्जांपल अपने पास ज्यादा होता है कि अपन ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ऊपर से नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक डिक्रीज होती है ना। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये हाफ एम बी स्क्वायर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती भैया, है ना। दूसरा उत्तर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला स्प्रिंग से ले लेंगे अपन, अपन तो स्मार्ट है, पोटेंशियल एनर्जी तो हो सकती है। इसकी डेफिनेशन आप खुद ही सोच सकते हो जब काइनेटिक की वो होती है तो। भाई इसमें दोनों में दो ही खेल है ना। काइनेटिक में मोशन होता है और इसमें पोजीशन, बस इतना याद कर लो, आपकी डेफिनेशन क्लियर, यानी कि बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो होता है mgh, है ना, ये mgh होता है, लेकिन चेंज इन होता है ना बाई इनिशियल से फाइनल, तो डेल्टा यू के टर्म में लिखते हैं। ये इस तरह का फॉर्मूला बनता है इसका, डेल्टा यू, है ना। ये आगे चल के mgh बन जाएगा। भैया हमने कोई ऊपर से चीज डाली नीचे, ये बॉल है हमने नीचे डाली तो इसमें mgh फॉर्मूला का मास है ही g
लगेगा नीचे ही, और ये हाइट कितनी गिर रही है, ये हो जाएगा इसका, है ना। तो अब इसमें दो प्रकार के होते हैं ये, पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक। तो ग्रेविटेशनल तो आप समझ गए, ये मैंने एग्जांपल बता दिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। भैया मैंने बताया ये बॉल है, ये 10 मीटर दिया है आपको, ये 10 मीटर से ऊपर हुई तो इसमें mgh है, मास 2 किलो मान लीजिए, तो निकल आएगा 2 × 10 × 10 जी, हमने 10 की ले ली, 250 दूनी 200, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल होगी, है ना। बस ये हाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो दूसरी होगी हमारी इलास्टिक, ये कहाँ से ले लेंगे, स्प्रिंग से, इलास्टिसिटी, यानी कि कंप्रेस करो या वो स्ट्रेच करो, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, नेगेटिव, और ये नेगेटिव भी हो सकती है, बस बोथ पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, राइट। स्पीड ज़्यादा होगी क्या, अरे भैया पानी पीने के बाद पता ही नहीं चलता कितनी काइनेटिक बढ़ गई हमारी। अरे इसका एग्जांपल देख सकते हो, अरे देख सकते हो भैया, ये बॉल है, ये इस पे एक मास रखा है, स्प्रिंग से कनेक्ट है, इधर खींचोगे तो ये बढ़ेगा, ये के होता है, तो इसको इसमें हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है तुम्हारा, स्प्रिंग कांस्टेंट है। आगे इक्विलिब्रियम आपने पढ़ी होंगे, है ना। इक्विलिब्रियम, अरे दो तरीके होते हैं, एक कर्व होता है पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ये इस टाइप से होता है, यहाँ से बढ़ेगा ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा इस तरह से, मतलब उसकी कुछ अलग अलग वैल्यू होती है, इसमें बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, ऐसे बना दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो या तो फिर मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा या फिर बाद में देखेंगे, अभी मुझे मतलब अपने टाइम के अकॉर्डिंग मुझे अपना सिलेबस भी कराना है भैया, है ना। तो इक्विलिब्रियम 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला होता है स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल, तीसरा होता है न्यूट्रल। नाम से आपको पता चल रहा होगा, बस आप लोग एक बार 2 मिनट के लिए दिमाग लगा लीजिए इसमें कि होता क्या क्या है, तब तक मैं मार्कर को इंक पिला दूंगी, मार्कर सूख रहा है, गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, और आप तो शायद पानी भी बरसेगा, मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। यस, सोच लिया होगा आपने, देखो मैं बता देता हूँ, एक बार ब्लिंक कर लूँ उसको, फुक किया, बता देता हूँ। इसमें जैसे पोटेंशियल एनर्जी का आपने मैंने लिखा था, क्या होता है du/dx, ये इसका स्मॉल पार्ट होता है, अगर ज़्यादा मतलब इंटीग्रेशन जब वगैरह करते हैं तो ये यूज करते हैं अपन, है ना। तो इसमें जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो इसमें du/dx 0 होगा, है ना, du/dx 0 होगा, ये तो सम मतलब ये इस स्टेबल जैसे स्टेबल करते हैं तो इसमें ये du/dx 0 होगा, और इसका डबल डेरिवेटिव यानी कि d²u/dx², ये पॉजिटिव होगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सिमिलरली इसमें
डी यू बाई डी एक्स तो जीरो ही होगा, लेकिन डी स्क्वायर बाई मतलब यू और डी एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, तो दोनों न्यूट्रल है तो जीरो ही हो जाएगा, बोथ जीरो। बस ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया तीनों तरीके के। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं। मैं आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बस फॉर्मूला इसका लिख दूंगा आपके सामने फटाफट। फॉर्मूला भी नहीं है, ये होता है ये क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये नेट फोर्स होता है, नेट या रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बस ये होता है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम की नेट फोर्स होता है, यानी कि जो न्यूटन सेकंड लॉ वगैरह हैं उनके उनके अकॉर्डिंग इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। फॉर्मूला इसका था ही एफ नेट इक्वल टू एम ए, है ना। ए क्या होता है डी बी बाई डी टी, तो ये बन जाएगा एम डी बी बाई डी टी, है ना एफ, है ना। अब ये इधर ये एम ए होता है, यहाँ से थोड़ा अलग करना पड़ेगा भाई, सॉल्व ही तो कर रहे हैं। ये आगे चल के जो मैंने बताया ना डी बाई डी टी, तो ये बन जाएगा एफ डी एक्स इक्वल टू एम डी वी, है ना। इनका इंटीग्रेशन कर लोगे तो सॉल्व सीधा निकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट वगैरह आपकी निकल आएगी, है ना, डेल्टा के इस टर्म में, है ना। ये वर्क डन का नेट हो जाएगा ना, वर्क डन निकलेगा यहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो भी है तुम्हारा, बस इससे वो निकल आएगा। तो ये तुम्हारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसको मैं पूरा प्रूफ कराता तो बहुत टाइम लगता, आपने एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि मुझे जब मैं इसके ऊपर विशेष लेक्चर लूँगा, अभी तो मैं वन शॉट करा रहा हूँ, जिससे जो 2021 का एग्जाम देने वाले बच्चे उनके लिए फायदेमंद है ना। अगला टॉपिक हमारा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। है ना, ये क्या होता है, ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए एक सर्कल है ना, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, थोड़ा सा अच्छा हो गया, कोई नहीं। ये पार्टिकल यहाँ पे एक हैंग कर रहा है, तो इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे इसमें वो निकाल, ये सर्कल में मूव करेगा तो नीचे तो लगेगा इस पे एम जी, इस तरफ लगेगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये टेंशन लगेगा इसमें टी, राइट, और ये इसकी वेलोसिटी होगी भाई, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, समझे। तो क्वेश्चन ये कहते हैं कि मतलब जब ए से बी की तरफ, ए टू बी, तो देख लीजिए इसके कंपोनेंट दो लीजिए, जो टेंशन होगी T1 इक्वल टू क्या होगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी परपेंडिकुलर अपॉन आर, है ना, यही बने। लेकिन जब बी से सी जाएंगे
सी, तो यही होगा यहाँ पे मान लीजिए। तो ये बन जाएगा सीधा टी इक्वल टू एम बी परपेंडिकुलर अपॉन आर माइनस एम बी कॉस थीटा। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, है ना? तो अब इसका ये तो जैसे मतलब ये समझा दिया मैंने कि ये कैसे कैसे मूव करेगा। सॉरी, पूरे मिटा दिया मैंने। ओके, अब ये ठीक है। तो मैंने अभी तक ये बता दिया कि मतलब ये कैसे कैसे मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी किधर होगी और इसकी टेंशन किधर लगेगी, सेंटीमीटर किधर होगा, एमजी किधर लगेगा, नॉर्मल वगैरह क्या होगा, जो भी है मतलब मैंने इसके सारे कंपोनेंट वगैरह आपको लेके बता दिए। अब ये जैसे फिगर ये था आपका ए बी सी। अब मिनिमम वेलोसिटी की बात करते हैं। कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी कितनी दे कि हम ए से बी तक पहुंचे और फिर बी से सी तक पहुंचे या पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, है ना? तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूं कि कंप्लीट पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, बस बी पे। अगर बी पे जीरो होगा तो सी पे पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है ना? तो अब वो सॉल्व वगैरह आप कर लेना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। मिनिमम होती है इसकी √5GR, है ना? अगर ये होगी v, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम होगी तो पूरा सर्कल नहीं बनेगा, ये वाला पूरा सर्कल नहीं बनेगा आपका। ओके, ये पार्टिकल है करा, ये पूरा सर्कल यहाँ तक मूव नहीं कर सकता। तो ये 5GR होगी, √5GR। ओके, सेकंड थिंग कि आधा चक्कर v मिनिमम कितनी होगी, कि इतनी मतलब अब कितनी वेलोसिटी दे कि ये v तक पहुंच जाए केवल। अभी तो पूरा चक्कर था, अब v तक पहुंच जाए, तो वो होती है v मिनिमम फॉर रीचिंग b, ये होती है √2GR, है ना? बस वही टेंशन वगैरह लगेगी इसमें कितना दे, तो ये सब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन बनेगी इसकी, है ना, कि b के प्रति टेंशन कितनी है। अब भाई यहाँ पे जैसे आएगी तो ये एम जी इधर हो जाएगा, टेंशन इधर लगेगी, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना। तो हिसाब से हर जगह जैसे जरूरी नहीं है mb² माइनस mg cos थीटा या mg cos थीटा प्लस mb² अपॉन r। ये क्वेश्चन हर जगह नहीं बनेगी भाई, सबकी पोजीशन अलग अलग होगी। तो यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे तो भैया mg और टेंशन बराबर बराबर हो जाएगी, टेंशन प्लस mg इक्वल टू ऐड हो जाएगा, सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से राइट। अब शायद हमारा ये खत्म, यहाँ पे पावर शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना? लास्ट टॉपिक ऑफ पावर हमारा आज ये चैप्टर 1 शॉर्ट बिल्कुल फिनिश। अच्छे से रिवीजन कर लिया हमने भाई, बड़ी बड़ी चीजें हैं इसमें, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल रट लो भैया, अगर बोर्ड एग्जाम हो भी जाए तो आप फटाफट उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना? एक बार इंक पिला के इसको स्वाहा करते हुए। यस, थोड़ा मैं भी पानी पी लूं। यस, नाउ पावर स्टार्ट। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इन यूनिट टाइम, कि हम पर्टिकुलर किस टाइम में कितना वर्क कर रहे हैं, दैट इज पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इन यूनिट टाइम, है ना? यूनिट टाइम में हम कितना वर्क कर रहे हैं वो। पावर के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, वोल्टेज के केस में अलग होते हैं, इसमें अलग होंगे, है ना? तो जैसे अपन को पता है टोटल वर्क डन ही होगा, तो ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, चेंज होगा ना डेल्टा टी, राइट? अगर इंस्टेंटेनियस ले लेंगे तो ये बन जाएगा डीपी, मतलब ये तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, है ना?
करेंगे इधर इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। बस यहाँ से सॉल्व करेंगे जब आगे तो ये निकलेगा P इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा, ये जनरली ये भी हो सकता है एफ डॉट बी। यस, पावर की यूनिट क्या होती है इधर समझ लेते हैं। यूनिट ऑफ पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है चलिए ये देख लीजिए, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की क्या होती है न्यूटन मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगी Nm/(s-1) है। डायमेंशन फार्मूला वर्क का होता है mL2T-2 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा mL2T-3। फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, बस यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हमारा वन शॉट लिया हमने, बहुत ही अच्छे से कर लिया। आगे आप नया चैप्टर शुरू करेंगे फिर सीधे, है। तो भैया रेटिंग करते रहिए, लविंग करते रहिए, सपोर्ट करिए हम लोगों को। हम लोग केवल आपके लिए बेस्ट कंटेंट बनाते हैं जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और फिर दूसरी चीज़, ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा नहीं देते, कोई जनरली कोई नहीं देगा, ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देगा। और ये एजुकेशन जो है मतलब प्रांजल सेंगर जो नाम से चैनल मैंने शुरू किया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसका बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाइए। यस, तो आज हमने फिजिक्स का ये चैप्टर भी खत्म कर दिया, वर्क एनर्जी पावर। अभी तक शायद हमने 3 से 4 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं फिजिक्स के भी। और मेरा ये जो पैरेलल में चल रहा है केमिस्ट्री का भी, वो भी लास्ट लेक्चर मैंने आइसोमेरिज्म का जैसे लिया था तो 2 लेक्चर उसमें लगाए थे मैंने, वो भी खत्म हो गया। अब उसमें शुरू होगा आपका, शायद मैं चैप्टर देख लूंगा उस हिसाब से मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बता दूंगा कि कौन सा जरूरी है, पहले वही करा दूंगा। ओके, तो अभी तक ऑर्गेनिक की जायज मैंने चलाई है, जीओसी वगैरह खत्म कर दिया, उसमें जीओसी है, आइसोमेरिज्म है, नॉमेनक्लेचर है, ये सब मैंने खत्म कर दिए। ठीक है, तो गाइस प्लीज सपोर्ट मी, कीप लविंग, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, लाइक प्रेस लाइक बटन, प्रेस बेल आइकन। तो ये सब करते रहिए, इससे क्या हम लोग को मोटिवेट होते हैं, हम खुद मोटिवेट होते हैं। और थोड़े दिनों में मैंने जैसा आपको बताया था कि मेंटरिंग स्टार्ट करूंगा, तो जस्ट मैंने शायद एक वीडियो उस पर अपलोड भी कर दी है। अभी पता नहीं टेक्निकल इशू की वजह से शायद नहीं हुई होगी, यहाँ पे मौसम खराब रहता है इसलिए। तो ठीक है, ये यहाँ पे खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट।